एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, न्यूटन ने जो हमें फॉर्मूलाज दिए थे, जैसे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as या v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें कहीं भी ग्रेविटेशन का जिक्र नहीं है। तो कोई भी एक बॉडी ले लो, छोटा सा बॉडी ले लो, उसको फ्री फॉल करवा दो, यहाँ से गिरा दो, बस यहाँ से यहाँ तक कितना दूर जा रहा है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग मजा करके रख लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक ये गिर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं रेस्ट में से, तो u तो हमारा 0 हो जाएगा, और हम लोग भी मेजर कर लेंगे कितना वेलोसिटी से यहाँ पे गिरा है। वाया प्रैक्टिकल मेथड्स हम लोग भी मेजर कर लेंगे। तो हमारे पास u 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, v हमें पता है, तो हम ये एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो यही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फ्री फॉल है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिल जाएगा। यानी g हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि फाइनल वेलोसिटी निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, कितना टाइम लग रहा है इसको गिरने में, ये तो हम मेजर कर ही सकते हैं, कितना टाइम में गिरा। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट गिरा ये भी हम लोग को मालूम है, हम लोग माप लेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये गिरने में, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। कितना टाइम लगा गिरने में, ये भी हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो एक्चुअली में क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल पाना फ्रॉम न्यूटन्स जो 3 इक्वेशंस दिए गए थे, इससे काफी आसान तरीके से निकाला जा सकता है। तो उस जमाने में लोगों ने निकाल के हमें ये सब दे दिया था। तो हमें मालूम था कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है। यानी हम लोग अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग उस जगह पे हैं, तो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कंपेयर करके कि अगर ये भी g ही है, यानी ये भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, तो इफ दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, then why is this acceleration due to gravity so much less than the actual calculated value on earth? यानी हम लोग यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बैठ के इस पोजीशन पे जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला, इट केम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो निकल के आ रहा है 0.00272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो देख के लग रहा है कि कितना कम है, इससे कितना कम है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 0.0027 बहुत ही कम है। तो ऐसा कम क्यों है? तो यहाँ पे न्यूटन ने हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, या हम लोग समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, कौन सा फैक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पे सारी सी बातें देखी क्या कि हम लोग इससे काफी करीब है और ये इससे काफी दूर है। हो सकता है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड हो। अगर हम लोग इसके काफी करीब हैं तो हमारा फोर्स भी ज्यादा होगा। मैग्नेट की दुनिया में जाए अगर हम लोग, तो मैग्नेट की बात करो या इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करो, वहां पर भी ये चीज दिखता है कि अगर हम लोग उस मैग्नेट के करीब रहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा महसूस होता है, और दूर चले जाते हैं तो काफी कम महसूस होता है। तो मैग्नेटिक दुनिया में या इलेक्ट्रिकल की दुनिया में ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश हो गया था कि द फोर्स इज डिपेंडेंट या फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि फोर्स जो है ना, वो जैसे ही उसके सोर्स से अगर हम लोग ऑब्जर्व दूर चले गए, अब दूर जाकर ऑब्जर्व करने लगे उस फोर्स को, जितना दूर हम लोग जाएंगे उस दूरी का स्क्वायर कर दो, और इस दूरी के स्क्वायर से हमारा फोर्स घटते जाएगा। यानी अगर हम स्टार्टिंग, ये हमारा सेंटर हो गया एक जगह का, इस सेंटर से हम 2 मीटर की दूरी पर आए, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 यूनिट से 4 गुना ये फोर्स कम जाएगा। मान लो अगर हम लोग यहाँ पर है एकदम, तो एक तरह का फोर्स, कौन सा फोर्स हमें नहीं पता, बट फोर्स है। ये फोर्स हम यहाँ पर है, तो हमको ये पेन मान लो हम है, तो यहाँ पर हम है, तो हमको ये फोर्स कितना महसूस हो रहा है? 16 यूनिट ऑफ ये फोर्स महसूस हो रहा है, 16 यूनिट्स फोर्स महसूस हो रहा है। हम यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर चले गए, तो अब कितना महसूस हो रहा है? हम क्या करेंगे, 2 मीटर गए, 2 का स्क्वायर कर दिए, 4 गुना ये कम जाएगा। अब हमको कितना महसूस होगा? 4 यूनिट का फोर्स महसूस होगा। समझ में आ रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको कहते हैं हम लोग? यही हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जितनी दूर जाओगे उस दूरी का स्क्वायर कर दो, और उतना गुना कम होते जाएगा हमारा फोर्स का महसूस होना। तो यही होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये लॉ वेल एस्टैब्लिश्ड है हर एक फंडामेंटल फोर्स में। न्यूटन फोर्स में थोड़ा अलग चलता है, बट बाकी बचा हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों एक ही चीज का 2 पहलू है।
दोनों में ही ये इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रैक्टिस होता है, और ग्रेविटेशन भी तो एक फंडामेंटल फोर्स है, तो हो ही सकता है कि इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रैक्टिस होता हो। न्यूटन ने ये चीज सोचा, तो सारी चीजों को मिलाओ। एक साइंटिस्ट की तरह अगर सोचो तो समझ में आएगा कि हम लोग पहली वाली चीज अगर बना रहे हैं तो हम लोग ये सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग करीब है तो हम लोग को इतना मिल गया, जब दूर चलेंगे तो इतना कम हो गया, क्या फैक्टर चेंज हो रहा है, दूरी तो चेंज हो रहा है, और ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है, और पहले से जो हमारे पास एस्टैब्लिश्ड फार्मूलाज है जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। तो कैसे इसको हम लोग पुट करें, कैसे इसको प्रूफ करें कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है? तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो वैल्यू नहीं पता, हमको एक्चुअल फार्मूला नहीं पता, फार्मूला नहीं पता तो हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं? तो ये टेक्निक में रेशियो का काम आता है। रेशियो जब किसी चीज का दो एक ही तरह की चीजों का रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है, उस रेशियो में जो कांस्टेंट चीजें हैं वो कट जाती हैं। तो इसीलिए ये भी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर हम रेशियो निकालते हैं दैट मींस जी, अच्छा इसका अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये जो चीजें हैं इसकी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये क्या था, विदाउट यूजिंग द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी। अभी हम लोग जो करने वाले हैं विद द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, तो हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा के और फिर इसका आगे का डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। तो विद द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, विदाउट यूजिंग द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, तो हमारा ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या दूसरे भाषा में कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी वही चीज है, सेम चीज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आया यहाँ पे विदाउट यूजिंग द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, और यूजिंग द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी क्या होगा वो भी हम लोग प्रूफ करते हैं। हमारा प्रॉब्लम अभी तक क्या फेस किया हम लोग कि इसके हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे इतना आ रहा है, बट हम लोग जब अर्थ पे खड़े होकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो एक ही फैक्टर चेंज है, डिस्टेंस। न्यूटन ने ये सोचा कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू द डिस्टेंस, तो उन्होंने ये सोचा कि ग्रेविटेशन फोर्स शुड आल्सो फॉलो द इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फॉलो होता है 1/r²। तो उन्होंने क्या किया, रेशियो का सहारा लिया, क्योंकि द वैल्यू ऑफ g अगर हम लोग यहाँ पे ये पुट करते हैं, सिर्फ जैसे कि g लिख दिए और rc सिर्फ लिख दिए, यानी कि ac मतलब क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और g अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ को इन्वॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग द रेशियो, देन वी विल गेट द रॉन्ग आंसर, या फिर कॉन्सेप्चुअली वो गलत होगा, क्योंकि हमें बाकी के फॉर्मूला नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता रहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमको मालूम है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बाकी सारी चीजें कहाँ हैं फॉर्मूला में, ये हमको नहीं पता। तो यहाँ पर हम लोग पकड़ते चलते हैं कि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं देन जो कांस्टेंट्स आते हैं उसको नाम दे देते हैं k। यहाँ पर भी अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, इसमें भी अगर हम लोग को मालूम है कि 1/r² ये भी फॉलो करता है, बिकॉज है तो दोनों बेसिकली सेम ही चीज, तो इसको भी अगर हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी वही कांस्टेंट आएगा जो यहाँ पर आएगा, बिकॉज दे बोथ आर प्रैक्टिकली या बेसिकली द सेम थिंग। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर भी वही कांस्टेंट आएगा, तब अगर जब इनका हम रेशियो निकाल देंगे तो ये कांस्टेंट एक दूसरा कैंसिल कर देंगे, तो एकमात्र हमको एक समझ में आ रहा है कि रेशियो का ही हमारा सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट नो द फुल फार्मूला। तो रेशियो का सहारा लिया गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छे से अगर लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा acceleration due to a centrifugal acceleration and acceleration due to gravity g which is obtained on the surface of earth, और ये हो जाएगा which is the acceleration due to gravity of या experienced by the moon। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r² this is divided by 1/re², that means ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ की दूरी पर। तो इसी को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं re/r whole square। Now the value of re/r was known at that point of time, जब हमारा न्यूटन जब थे उस वक्त ये वैल्यू पता था हमें, that was 1/60। तो ये जो वैल्यू है 1/60 का, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे and then we will get ac/g is equal to 1/60 whole square, और फाइनली g का वैल्यू है 9.8, तो इसको भी ऊपर उठा देंगे मल्टीप्लाइड बाय 9.8
then the obtained value of centripetal acceleration obtained matches exactly this value, यानी 2.72 into 10 to the power of -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या फायदा हुआ इससे, अब इसको समझो अच्छे से। हम लोगों ने जब ये वैल्यू निकाला था तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी नॉलेज इस्तेमाल नहीं किया था, प्योर ज्योमेट्री बोलो या हमारा मैथ्स का नॉलेज बोलो, वहां से हम लोग निकाले थे। तो ये जब इस्तेमाल किया तो हम लोग को ये वैल्यू निकाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ग्रेविटी का उस वक्त जो नॉलेज था हमें, वो नॉलेज का इस्तेमाल किए इनवर्स स्क्वायर लॉ का नॉलेज। इनवर्स स्क्वायर लॉ का नॉलेज एक गेस करके यूज किया गया था, इट वाज नॉट श्योर शॉट, बट जब गेस करके यूज किया गया तो हम लोग देखे कि इट इज गिविंग अस द सेम वैल्यू व्हिच वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग द डिफरेंट मेथड। That means our assumption is 100% true. That means gravity is following the inverse square law. फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए, बट बात प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि हम लोग अर्थ में बैठे बैठे ये इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अर्थ में अगर हम लोग ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ विल इंटरफेयर विद आवर एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम लोग को अर्थ में ग्रेविटी को लेकर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो अर्थ की ग्रेविटी के साथ ही वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं बता पाएंगे। इसीलिए अर्थ की ग्रेविटी को ही लेकर हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे विद दिस ऑब्जर्वेशन या विद दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स मून टेस्ट जो कहते हैं, न्यूटन मून टेस्ट से हम लोगों को क्या पता चला। तो फ्रॉम हियर द कंक्लूजन व्हिच वी ड्रॉ आर दैट एक चीज तो श्योर हो गया हम लोगों को कि ग्रेविटेशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ शॉर्ट में लिख दिया, हम समझ जाना। ग्रेविटेशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये तो हमें पता चल गया। हम लोग कर क्या रहे थे एक्चुअली, याद बोलना मत, हमारा जो मेन टॉपिक था दैट टॉपिक वाज दैट हाउ न्यूटन केम टू द आइडिया ऑफ डेराइविंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ इट वाज डेराइव्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या हिंट मिला यहाँ से कि ग्रेविटेशन फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर। चलो फॉर्मूला थोड़ा बन गया, इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग को मालूम चला कि अगर अर्थ इस पे फोर्स ला रहा है, डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रेविटेशन है वो इसके मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फोर्स ये बना रहा है और हम लोग को नॉलेज था कि ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मास। तो जब ये फोर्स इस पे डाल रहा है तो इसका मास उस फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी फोर्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट मींस मून भी इस पे उतना ही फोर्स डालेगा। तो जब मून भी इस पे उतना ही फोर्स डालेगा तो मून का मास भी उस फॉर्मूले में होना चाहिए। फिर से अगर रिपीट करें तो अर्थ जो है वो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन में मून का अर्थ का मास होना चाहिए, यानी अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है तो ग्रेविटेशन के इक्वेशन में अर्थ का मास होना चाहिए, उस इक्वेशन में मास होना चाहिए अर्थ का। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पे डालेगा, तो उसी इक्वेशन में मून का भी मास होना चाहिए। तो यहां से न्यूटन ने यह सोचा कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में दोनों का ही मास होना जरूरी है। तो यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ ऑल बॉडीज इन्वॉल्व्ड must be present in the equation. कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशन। तो ये दोनों चीजें यही हमें चाहिए था। न्यूटन ने यहाँ से ये दोनों चीजें देखा, समझा और ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला उन्होंने झट से किया। अब वो फॉर्मूला क्या है और कैसे आएगा ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये हुआ हाउ न्यूटन केम to derive या came to the idea to derive the universal law of gravitation.